निशा और चंदा कहने को तो देवरानी और जेठानी थी, पर वो दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती थी। पर घर में जब भी कोई सामान आता तो वो दोनों देवरानी जेठानी बहन की तरह एक हो जाती और एक दूसरे पर अपना प्यार लुटाने लगती। ऐसे ही एक दिन निशा और चंदा की सास मोहिनी अपने कमरे की सफाई कर रही होती है कि तभी उसे अपने अलमारी में अपनी एक बहुत पुरानी साड़ी मिलती है। उस साड़ी को देख मोहिनी खुद से कहती है, अरे ये तो मेरी पुश्तैनी साड़ी है जो मेरी सास को मेरी दादी सास ने दी थी और मुझे मेरी सास ने। अब मेरी बारी है कि ये साड़ी अपनी बहुओं को दूं। पर मैं अपनी साड़ी किस बहू को दूं, क्योंकि एक साड़ी और मेरी बहू तो दो दो है। आखिर इस साड़ी का असली हकदार कौन होगा। मोहिनी अपने हाथों में साड़ी लिए ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ निशा और चंदा आ जाती है। मोहिनी के हाथों में इतनी सुंदर साड़ी देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और दोनों के मन में उस साड़ी को लेने का लालच जग जाता है। और मोहिनी की दोनों बहू मोहिनी से कहती हैं, अरे माँ जी, कितनी सुंदर साड़ी है आपके पास। लेकिन माँ जी, हमने तो आपको कभी भी इस साड़ी में नहीं देखा, तो ये साड़ी किसकी है। बहू, ये पुश्तैनी साड़ी है। ये साड़ी मेरी सास को उनकी सास ने दी थी और मुझे मेरी सास ने। क्या पुश्तैनी साड़ी? भला पुश्तैनी साड़ियाँ भी होती हैं? पर मैंने तो आज से पहले पुश्तैनी हार, पुश्तैनी संदूक, पुश्तैनी घर के बारे में ही सुना था, पर आज पहली बार देख रही हूँ पुश्तैनी साड़ी। पर जो भी कहूँ माँ जी, ये साड़ी है बड़ी सुंदर। सुंदर तो होगी ही ना। आखिर बहू, ये साड़ी पुश्तैनी जो है तुम दोनों नहीं जानती, पर इस साड़ी पर जो काम हुआ है बड़ी बारीकी से किया गया है। इस साड़ी पर किया गया काम हाथों से है। और तो और इस साड़ी में जो ये तुम सफेद और पीले कलर की डिजाइन का धरिया देख रही हो ना, ये कोई साधारण लाइन नहीं है। इस साड़ी पर किया गया सारा काम सोने और चांदी का है। ये साड़ी अगर मार्केट में बेची जाए तो ये साड़ी लाखों की बिकेगी, लाखों की। अब जैसे ही निशा और चंदा को उस साड़ी के बारे में पता चलता है तो वो दोनों हैरान हो जाती है। दोनों को अपने अपने दिमाग में उस साड़ी को लेने का ख्याली पुलाव पकने लगता है और निशा अपनी सास से कहती है, अच्छा माँ जी, अगर ये पुश्तैनी साड़ी है तो उस हिसाब से ये साड़ी आपकी बहू की होगी, यानी कि मेरी। ये क्या कह रही हैं दीदी आप? जैसे आप सासू माँ की बहू है वैसे ही मैं भी तो माँ जी की छोटी और प्यारी बहू हूँ। जितना हक आपका इस साड़ी पर हुआ है उतना ही हक मेरा भी तो है। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? इस तरह से मोहिनी की दोनों बहुओं के बीच इस साड़ी को लेकर बहस छिड़ जाती है। उन दोनों के बीच की बहस को देखकर मोहिनी का सर दर्द करने लगता है और मोहिनी अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अभी मैं मरी नहीं हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ ये साड़ी तुम दोनों में से किसी की नहीं, समझी? तुम दोनों जाओ अब यहाँ से और जाकर अपना काम करो। ठीक है माँ जी। अब मोहिनी की दोनों बहू वहाँ से जाने लगती है और तभी चंदा के दिमाग में एक बात आती है और चंदा अपनी सास से कहती है, माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि घर में कभी कोई फंक्शन होता है या हम दोनों को कहीं जाना पड़ सकता है और हमारे पास साड़ी नहीं रही, तो हम आपसे आपकी पुश्तैनी साड़ी मांगे तो क्या आप कुछ देर के लिए वो साड़ी हमें दे सकती हैं? बहू दो और साड़ी एक। हाँ, अब जैसी भी हो तो तुम दोनों मेरी ही बहू। उस हिसाब से तो तुम दोनों का हक है इस साड़ी पर। इसीलिए अब जब तुम दोनों को साड़ी पहननी होगी मैं बारी बारी से तुम दोनों को ये साड़ी दे दिया करूंगी अब, ठीक है? जी माँ जी। इतना बोलकर मोहिनी की दोनों बहू वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शोभा मोहिनी के पास जाकर मोहिनी से कहती है, माँ जी, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और उसने एक छोटी सी पार्टी रखी है। हम सभी दोस्त उसके घर जा रहे हैं। अगर आज आप वो पुश्तैनी साड़ी मुझे दे देती तो। ठीक है बहू, पहन ले। अब निशा अपनी सास की पुश्तैनी साड़ी पहनकर अपने दोस्त के घर जाती है और शाम को जब निशा घर वापस आती है और चंदा अपनी जेठानी को पुश्तैनी साड़ी में देखती है तो मन ही मन बोलती है, दीदी कितनी तेज है। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने माँ जी की साड़ी देखी और आज मौके पर चौका मार दिया। हमेशा ये हर चीज में मुझसे आके रहती हैं, पर मैं भी कोई कम थोड़ी ना हूँ। आज
आज इन्होंने पुश्तैनी साड़ी पहनी है, कल मैं भी पहनूंगी। इस तरह से अगले दिन चंदा मोहिनी के पास जाती है और मोहिनी से कहती है, माँ जी, आज मैं और रमन जी बाहर जा रहे हैं, तो क्या मैं आपकी पुश्तैनी साड़ी पहन लूं? पहन ले, कल बड़ी बहू ने पहनी थी, आज तू पहन ले। और मेरे लिए ठीक ही है, एक बार वो पहन लिया करेगी, एक बार तू पहन लिया करना। अब जा निशा बहू से पुश्तैनी साड़ी मांग ला। ओह, तो दीदी उस साड़ी को रखने की फिराक में है, तभी तो उन्होंने वो साड़ी अब तक माँ जी को नहीं दी। उन्होंने सोचा होगा कि क्यों ना साड़ी अपने पास रख लो, और माँ जी का क्या, वो तो मांगना भूल जाएंगी और फिर वो साड़ी उनकी हो जाएगी। पर दीदी भूल रही है कि इस घर में माँ जी की एक और बहू है। अब दीदी को साड़ी अपनी अलमीरा से निकालनी पड़ेगी। इतना बोलकर अब चंदा साड़ी ले लेती है और अपने पति के साथ रात पर डिनर पर जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में मोहिनी एक पूजा रखवाती है, जिसमें मोहिनी की दोनों बहू पुश्तैनी साड़ी को पहनने की सोचती है। और जब मोहिनी अपने कमरे में तैयार हो रही होती है तो मोहिनी की दोनों बहू आकर मोहिनी से कहती है, माँ जी, आज पूजा में आपकी पुश्तैनी साड़ी पहनूंगी। आखिर ये पूजा अपने घर की सुख शांति के लिए आप करवा रही हैं और मैं इस घर की बहू हूँ। अच्छा, अगर तू इस घर की बहू है तो मैं इस घर की दुश्मन हूँ क्या? अरे, घर में शांति पूजा हो रही है तो जितना अधिकार तेरा है उतना ही मेरा भी। और वैसे भी तू भूल मत, लास्ट टाइम पुश्तैनी साड़ी तूने पहनी थी, तो उस हिसाब से इस बार ये साड़ी मैं पहनूंगी। दीदी, आप मत भूलिए कि वो साड़ी मेरे पास रखी है, मैं बस यहाँ माँ जी से उनकी आज्ञा लेने आई थी। माँ जी, आप चंदा से कह दीजिए कि चुपचाप से वो साड़ी मुझे दे दे। इस बार उस साड़ी को पहनने की बारी मेरी है। मैंने कह दिया ना कि आज की पूजा में माँ जी की पुश्तैनी साड़ी मैं पहनूंगी। आखिर मैं भी देखती हूँ कि तू वो साड़ी कैसे पहनती है। इतना बोलकर निशा चंदा के कमरे में चली जाती है और उसके कमरे से साड़ी निकाल लेती है। लेकिन ये बात चंदा को जरा भी रास नहीं आती और वो उसके हाथ से साड़ी छीन लेती है। चंदा की ऐसी बातें सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आता है और जब उसके हाथों से साड़ी छीन लेती है, इस तरह से दोनों बहू आपस में साड़ी छीन कर लड़ने लगती है। चंदा, मैंने कहा ना, ये साड़ी छोड़ दे, ये मैं पहनूंगी। पर ये साड़ी मुझ पर ज्यादा जचती है, इसीलिए साड़ी आज मैं ही पहनूंगी। इस तरह से दोनों बहू के बीच की लड़ाई होने लगती है और छीना झपटी में थोड़ी सी साड़ी फट जाती है। और जब ये मोहिनी देखती है तो उन दोनों के हाथ से साड़ी छीन लेती है और उन दोनों से कहती है, कल मोही कहीं के तुम दोनों ने मेरी पुश्तैनी साड़ी फाड़ दी, इसीलिए अब से मैं ये रीत बदलती हूँ, क्योंकि दो बहू एक साड़ी नहीं हो सकती। इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं अपनी ये पुश्तैनी साड़ी अपनी बेटी को दूंगी। और इस तरह से शाम को जब पूजा होती है तब मोहिनी अपनी पुश्तैनी साड़ी अपनी बेटी को दे देती है और मोहिनी की बेटी साड़ी में रफू कराकर उसे संभाल कर रख लेती है। इस तरह से दो बहू की एक साड़ी, जिसके लिए हमेशा लड़ाइयाँ होती थी, वो लड़ाई के बीच ही खत्म हो जाती है। तारा नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी 5 बहू के साथ एक ही घर में रहा करती थी। पर ये क्या, 5 बहू होने के बाद भी तारा खुश नहीं थी। ऐसे ही एक दिन तारा सुबह उठकर भक्ति पूजा में लीन होती है कि तभी उसकी बहू प्रार्थना आती है। और जब तारा मंदिर में प्रार्थना का बैकलेस ब्लाउज देखती है तो प्रार्थना से बोलती है, प्रार्थना बहू, तू यहाँ प्रार्थना करने आई है या भगवान को पटाने? सासू माँ कैसी बातें कर रही हैं? अब मैं घर के मंदिर में आई हूँ, आपके साथ पूजा में खड़ी हूँ, तो जाहिर सी बात है ना कि मैं यहाँ भगवान से प्रार्थना करने आई हूँ कि आपको जल्द ही सद्बुद्धि मिल सके। मेरा मतलब है सद्बुद्धि मिल सके। तेरा क्या मतलब है वो सब मैं अच्छे से समझ रही हूँ। चल, अब आरती का समय हो चुका है, आरती कर। और मेरी वो चारों बेशरम बहुएं कहाँ हैं? अब तक यहाँ आरती में नहीं आई। कहने को तो इनका नाम आरती, प्रार्थना, भक्ति, पूजा, भावना, ये सारे इनके नाम हैं, लेकिन इनके अंदर पूजा, प्रार्थना, भक्ति, भावना, ये सारी चीजें छोड़कर सिर्फ और सिर्फ बेशरम पंक्ति भरी पड़ी है। क्योंकि तारा पुराने ख्यालातों वाली सास थी और उसकी उम्र भी हो चली थी, इसलिए तारा हर छोटी छोटी बात पर अपनी बहुओं पर नाराज हो जाया करती। तारा के हिसाब से छोटे कपड़े या पार्टी करना, घर से बहुओं का बाहर जाना
ये सब कुछ एक बेशर्मी थी, पर बेचारी तारा करती भी तो क्या। बूढ़ी होने की वजह से वह अपनी बहुओं पर अपनी नहीं चला पाती थी। अब जैसे ही तारा आरती करनी शुरू करती है कि तभी वहाँ उसकी चारों बहुएं आ जाती है और आरती आते ही फोन में रोक भजन चला देती है। अरे ओ बेशरम आरती बहू, कम से कम अपनी ना सही लेकिन अपने नाम की तो इज्जत कर ले। मुझे मुंह से आरती करने की आदत है भगवान की। आरती उतारने के लिए मुझे तेरे फोन या फिर तेरे इस रॉक भजन की जरूरत नहीं है, इसीलिए चुपचाप मुंह बंद कर ले। क्या माँ जी, आप हर समय हम पांचों पर गुस्सा होती रहती हैं और हम पांचों को बेशरम बेशरम बोलती रहती हैं। पूजा का समय हो गया है, आप पूजा पर ध्यान दीजिए ना। मेरा मतलब है भगवान की पूजा पर, मुझ पर नहीं। पूजा बहू, मेरा पूरा ध्यान भगवान की पूजा पर ही रहता है, तेरी तरह नहीं कि लोगों की अटेंशन पाने के लिए हीरोइन बनकर उनके सामने आ जाऊं। माँ जी, आप शायद ये भूल रही हैं, मैं एक मॉडल हूँ और पहले से ही मेरे कई सारे फैंस हैं। हाँ माँ जी, पूजा दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। उनमें से मैं भी एक फैन हूँ उनकी। जब मुझे पता चला कि मैं पूजा दीदी की देवरानी बनने जा रही हूँ, तब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। क्यों नहीं भावना बहू, पूजा बहू को देखकर तेरी सारी भावनाएं निकल गई होंगी, इंस्टाग्राम की जैसे पोस्ट निकलती है। इस तरह से तारा अपनी पांचों बहुओं को सुनाकर पूजा करने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में तारा कीर्तन रखवाती है। कीर्तन में गली की सारी औरतें आती है। गली की सारी औरतें तारा की बहुओं को देखती है। तारा की किसी बहू ने बैकलेस ब्लाउज पहना था, तो किसी ने स्लीवलेस सूट, तो किसी ने क्रॉप टॉप और स्कर्ट, तो किसी ने जीन्स। तारा की बहुओं का ये रूप देख गली की औरतें तारा पर हंसने लगती है और उसमें से एक औरत तारा से बोलती है, तारा बहन, तुम सही बोलती हो। तुम्हारी 5 बहू बेशर्म हैं। जिस बुढ़ापे में सास बहू के सहारे रहती है और यह सोचती है कि उसके जाने के बाद उसके घर की जिम्मेदारियां उनकी बहुएं उठाएंगी, वहीं तुम्हारे घर की बहू तुम्हारी इज्जत को रोड पर ला रही है। सही कह रही हो बहन तुम, पर तारा बहन अब कर भी क्या सकती है। उम्र हो चली है और पांचों बेटे विदेश में कमाई कर रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है उनकी बीवी कोई भी गुल खिलाए। आंटी जी, आप हमारी गली की हैं, कीर्तन में आई हैं, इसलिए हम आपको थोड़ी इज्जत देकर बोल रहे हैं। आपकी जगह कोई और होता तो प्यार से नहीं समझाते। और ये ताने ना अपनी बहू को जाकर देना। और रही माँ जी की बात, तो वो हमें बेशरम बोले, नालायक बोले, वो हमारी सास है, हमें कुछ भी बोल सकती है। सही कह रही हो प्रार्थना दीदी। और आंटी जी, आप कीर्तन के लिए आई तो कीर्तन कीजिए ना, हमारे कपड़े क्यों उतार रही हो। और आप तो वही हो ना जिनकी बहू अभी कुछ दिन पहले भाग गई है, पर वो तो घूंघट में रहा करती थी ना। तारा की बहुओं की बात सुनकर कीर्तन में आई सभी औरतों का मुंह बंद हो जाता है और वो सभी चुपचाप कीर्तन करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तारा की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से तारा अपने कमरे में आराम कर रही होती है और तारा की 5 बहुएं घर का काम। तभी अरविंद नाम का एक व्यक्ति तारा के घर आता है और तारा की 5 बहुओं को काम करता देख उनसे बोलता है, क्या बात है, आज तारा बहन की 5 बेशर्म बहुएं काम कर रही हैं। खैर, ये देखकर अच्छा लगा, पर अगर तुम 5 अपना ओढ़ावा पहनावा थोड़ा ठीक कर लेती तो देखने में थोड़ी संस्कारी बन जाती। अंकल जी, आपको ना औरत होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह की आपकी हरकतें हैं ना, ऐसी हरकतें औरतों की होती हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आपको हम 5 को बेशरम कहना शोभा नहीं देता, क्योंकि आप खुद बेशरम हैं। अरे पूरा मोहल्ला जानता है इस बुढ़ापे में आपने तीसरी शादी की है। और एक बात, कपड़ों से कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए कि वो बेशरम है या संस्कारी। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बेशरम बहुएं आपको बता देते हैं कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें आराम करने दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते आपकी बेटों की बातें सुनकर उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो। और वैसे भी जब माँ जी हमें बेशरम बहू कहकर बुलाते हैं, 5 को अच्छा लगता है। इस तरह से अपनी बेइज्जती होता देख अरविंद वहाँ से जाने लगता है और तभी वहाँ तारा आ जाती है। तारा को देख अरविंद तारा को उसकी 5 बहुओं के खिलाफ भड़काने लगता है, जिस पर तारा अरविंद से बोलती है, भाई साहब, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप यहाँ पैसों के लिए आए हैं, और हाँ, मैं कल आके आपको आपके पैसे दे जाऊंगी। और एक बात हमेशा याद रखना, मैं अपनी 5 बेशरम बहुओं से बहुत प्यार करती हूँ
और मेरी बहुओं को बेशरम कहने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, ना कि आपका। और आपने मुझे बहुत ही ज्यादा भड़का लिया मेरी बहुओं के खिलाफ जाकर। और वैसे भी मेरी बहुएं आजकल की बहू हैं, इसीलिए वो ऐसे कपड़े पहनती हैं और ऐसी सोच रखती हैं। वो आप लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। आज पहली बार तारा ने अपनी बहुओं की तारीफ करी थी। ये देखकर तारा की पांचों बहुओं को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद तारा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और उसे समझ आ जाता है कि इंसान को समय के साथ बदलते रहना चाहिए। अब क्या था, तारा अपनी पांचों बहुओं के साथ उन्हीं के रंग में ढल जाती है और खुशी से जिंदगी जीने लगती है। चुड़ैल और जलपरी का आतंक। एक बार की बात है, यमुना नगर नाम के एक गांव में बहुत बड़ी नदी थी। सभी लोग अक्सर वहां मछलियां पकड़ने जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाता है और अपना जाल बिछाता है। तभी वो देखता है कि उसके बगल में थोड़ी ही दूर पर एक औरत बैठी है, जिसका आधा शरीर नदी के अंदर होता है। उसे ऐसे समंदर के अंदर बैठा देख मछुआरे को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो औरत से बोलता है, आप यहाँ अकेली? वैसे आपको आज से पहले मैंने यहाँ कभी नहीं देखा। आप कौन है? मैं जलपरी हूँ। मैं अपने समंदर घर से कुछ देर के लिए बाहर आई हूँ, अपने जीवन साथी को ढूंढने के लिए। कैसा मजाक कर रही हो? अभी के समय में कहाँ जलपरी देखने को मिलती है? और वैसे भी एक जलपरी अपने लिए इंसान को जीवन साथी के रूप में क्यों चुनने आएगी? जलपरी समुद्र के अंदर ही अपना जीवन साथी ढूंढेगी ना। क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा? अगर ऐसा कुछ सच में होता तब विश्वास करता ना। काल्पनिक कहानियों पर कौन विश्वास करता है? और वैसे भी मैं अपनी आंखों से जब तक देख नहीं लेता तब तक मैं किसी की बातों पर विश्वास नहीं करता। अगर मेरी बात सच हुई तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? सच होगा तो क्यों नहीं? आखिर कौन जलपरी के साथ नहीं रहना चाहेगा भला? मछुआरे के इतना बोलते ही जलपरी समुद्र में अंदर चली जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। जलपरी को देखकर मछुआरे का मुंह खुला का खुला रह जाता है, जिसके बाद जलपरी मछुआरे से बोलती है, देख लिया ना अपनी आँखों से सच। अब मेरे साथ समंदर के अंदर चलो मुझसे विवाह करने के लिए। अब हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे समंदर के अंदर। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मैं अपनी बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मछुआरे के जलपरी के साथ जाने से मना कर देता है, जिस पर जलपरी को गुस्सा आ जाता है और वो अपना चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। जिसके बाद जलपरी जबरदस्ती उसे पकड़कर समंदर के अंदर ले जाती है, जहाँ मछुआरा जलपरी चुड़ैल के साथ समंदर के अंदर एक और चुड़ैल को देखता है। वो देखकर हैरान हो जाता है और उन दोनों से बोलता है, मुझे जाने दो। आखिर मैंने तुम दोनों चुड़ैलों का क्या बिगाड़ा है? हमारा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। समंदर की सारी मछलियों को हमने खा लिया। अब समंदर में एक भी मछली नहीं बची है, पर हमारी भूख है जो शांति नहीं होती। इसीलिए हम दोनों चुड़ैलों ने एक साथ मिलकर एक प्लान बनाया है कि अब हम तुम गांव वालों को अपने जाल में फंसाएंगे और तुम्हें मार कर खाएंगे और अपनी भूख मिटाएंगे। इतना बोलकर दोनों चुड़ैल मछुआरे को मारकर खा जाती हैं। जिसके बाद चुड़ैल जलपरी चुड़ैल से बोलती है, बहन अब तुम्हारी बारी है गांव में जाकर शिकार करने की। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मैं अभी जाती हूँ और रात के खाने का बंदोबस्त कर कर आती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल नदी से बाहर निकलती है और एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर घायल अवस्था में गांव के अंदर जाती है। रात का समय होता है। चुड़ैल घबराते हुए एक लड़के के पास जाती है। लड़का चुड़ैल का सुंदर रूप देखकर उस पर मोहित हो जाता है और उससे बोलता है, अरे तुम कौन हो और इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हो? साहब मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर यहाँ तक आई हूँ। आप मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। पर मैं तो खुद इस गांव में बहुत दिनों बाद आया हूँ। मुझे तो यहाँ के रास्ते भी नहीं पता है। साहब ऐसा मत बोलिए प्लीज, मेरी मदद कर दीजिए। रात बहुत हो चुकी है, मेरा घर
पर पहुंचना बहुत जरूरी है। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। चुड़ैल की बातें सुनकर, जंगल से जानवरों के आने की आवाज सुनकर वो लड़का चुड़ैल की मदद करने को तैयार हो जाता है और उसके साथ उसके घर जाने लगता है। चुड़ैल उसे अपने साथ समंदर के पास ले जाती है। समंदर के पास घना जंगल देखकर लड़का चुड़ैल से बोलता है, हमारा घर कहाँ है? यहाँ तो केवल नदी और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। लड़के की बात सुनकर चुड़ैल समंदर के अंदर जाती है और डरावनी आवाज में उस लड़के से बोलती है, ये समंदर ही मेरा घर है। ये बोलकर चुड़ैल अपना असली रूप ले लेती है। चुड़ैल को देखकर वो लड़का वहाँ से भागने लगता है, लेकिन चुड़ैल अपने हाथों को लंबा करके उसके पैरों को खींच लेती है और समंदर के अंदर ले जाती है, जहाँ जलपरी, चुड़ैल और चुड़ैल दोनों मिलकर उस लड़के को भी मार कर खा जाते हैं। अब इसी तरह दोनों चुड़ैल मिलकर गांव के हर एक व्यक्ति को मारकर खाने लगती है। परंतु कुछ मछुआरे जब उस समंदर में मछली पकड़ने आते हैं, तब उन्हें उन दोनों चुड़ैलों का सच पता चलता है और वो गांव वाले एक तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक को सारी बातें बताते हैं। इसके बाद तांत्रिक बाबा गांव वालों के साथ समंदर में जाते हैं। समंदर के पास बैठकर एक हवन करते हैं। साथ ही समंदर के अंदर कुछ भभूत फेंकते हैं, जिससे दोनों चुड़ैलों को बहुत तकलीफ होती है और वो बाबा के सामने प्रकट होती है। बाबा, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है जो तू यहाँ इन गांव वालों के साथ हमें मारने आया है? बहुत आतंक मचा रखा है तुम दोनों ने इस गांव में। अब तुम दोनों को मैं समुद्र के अंदर हमेशा के लिए कैद कर दूंगा, ताकि तुम दोनों कभी भी समुद्र के अंदर से बाहर ना आओ और ना ही किसी बेकसूर इंसान की जान ले सको। बाबा जी, तू ठीक नहीं कर रहा। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हम दोनों चुड़ैल एक दिन जरूर आजाद होंगी। जिसके बाद बाबा दोनों चुड़ैल को अपनी तंत्र विद्या से एक बोतल में कैद कर लेता है और समंदर के अंदर ही फेंक देता है। वो दोनों चुड़ैल नदी के अंदर हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाती है। तो वही बाबा गांव वालों से बोलते हैं, अब कोई भी गांव वाला इस नदी पर नहीं आएगा और ना ही कोई मछुआरा यहाँ मछली पकड़ने आएगा। यदि कोई इस नदी के पानी का समुद्र का इस्तेमाल करेगा तो वो दोनों चुड़ैलें आजाद हो जाएंगी। अगर तुम गांव वाले अपनी सलामती चाहते हो तो वैसे ही करना जैसा मैंने कहा है। सभी गांव वाले बाबा की बात मान जाते हैं, जिसके बाद वो सभी गांव वाले नदी के पास भटकना भी बंद कर देते हैं और एक बार फिर से चैन की जिंदगी जीने लगते हैं।